हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल से और हिंदी कहानियाँ में। आज की कहानी एक मजबूर पिता की कहानी है, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुगंधा एक घरेलू महिला है। पति पत्नी दोनों हम उम्र थे। उनकी आपस में बहुत बनती। सुगंधा के पति सौरभ बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन सुगंधा के भी अपनी ही परेशानी थी। भगवान ने उसकी झोली में 3 बच्चे एक साथ डाल दिए, ऊपर से घर की जिम्मेदार और सौरभ की सीमित आय। कुल मिलाकर गुजर बसर में परेशानी लगी रहती। लेकिन सौरभ जब तक घर में रहता, सुगंधा के हर काम में हाथ बटाया करता। लेकिन एक किस्से ने सुगंधा और सौरभ की जिंदगी बदल कर रख दी। सुगंधा की शादी को 6 वर्ष हो चुके थे। सास ससुर भी नहीं रहे। 3 बच्चों की परवरिश, घर में कोई मदद करने वाला भी नहीं, और ना ही इतनी पगार की कोई नौकर रख सके। सौरभ घर आते ही बच्चों में लग जाता, फिर रात का खाना खाकर वे थके मांदे सो जाते। सुगंधा के दिन भर थका देने वाली जिम्मेदारी, सब कुछ यूं ही बीत रहा था। एक दिन सौरभ एक बड़ी उम्र के शख्स को अपने साथ ले आया। घर आते ही बोला, कहाँ हो मोहतरमा, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सुगंधा बच्चे को सुलाकर बाहर निकली। उसने सौरभ से पूछा, ये कौन है? सौरभ ने कहा, ये बसंत काका है। ये सेठ जी के घर में काम करते हैं। सेठ जी कुछ महीनों के लिए अपने परिवार के साथ टूर पर निकले हैं। उनके दुकान की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर आ ही चुकी है। थोड़ी देर हो जाया करेगी, लेकिन काका घर के कामों में तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे, और इनका कोई करीबी भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही इन्हें अपने साथ ले आऊँ। सुगंधा थोड़ा हिचकिचाई। पिता की उम्र के इंसान से भला मैं क्या काम करवा सकती हूँ, लेकिन कोई औरत होती तो मदद भी ले लेती। लेकिन सौरभ की सेठ जी का ऑर्डर था, तो मना भी नहीं किया जा सका। काका सुबह 8 बजे आ जाते और शाम को 7 बजे तक चले जाते। सुगंधा उनसे काम नहीं करवाती। हाँ, बच्चों का मन जरूर लगने लगा था, फिर भी वे सुगंधा का कोई न कोई काम कर ही दिया करते। सुगंधा को काका से कुछ कहते बहुत लाज आती। वे पिता की उम्र के जो ठहरे। हाँ, बाजार से सौदा लाने का काम काका ही किया करते। शाम को 7 बजे जाने की इजाज़त मांगते और कहते, बिटिया 10 रुपए है तो दे दो। सुगंधा खुशी खुशी दे देती। एक दिन उसने काका को 100 रुपये देने चाहे, लेकिन काका ने साफ इनकार कर दिया। वे बोले, सिर्फ 10 की ही ज़रूरत है। सुगंधा को कुछ अजीब लगा। 2 महीने बीत गए। अब उन दोनों के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता बन चुका था। वे बेधड़क सारे काम किया करते। काका खाना बनाने में भी उस्ताद थे। सुगंधा उनसे पूछ पूछ कर खाना बनाया करती। सुगंधा ने बातों ही बातों में उनके परिवार के बारे में पूछा। ये सुनते ही काका के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। सुगंधा डर सी गई। उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा। कभी कभी काका बातों ही बातों में सेठ जी के किस्से सुनाने लगते। उनके बच्चों का जिक्र करते। बिटिया क्या बताओ, नितिन साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। बच्चे कभी कभी बदतमीजी करते हैं, क्या करें, बड़े लोग हैं। सुगंधा ने टोका, काका आपने कभी सेठ जी की पत्नी का जिक्र नहीं किया? काका ने गहरी सांस ली। थोड़ी मिजाज की गर्म है, लेकिन अच्छी है। आखिर हम तो ठहरे नौकर। काका सेठ जी आपको तनख्वाह क्या देते हैं? सुगंधा ने पूछा। वे इस बात को टाल गए। मैं ज़रा बच्चों को देख लेता हूँ। गर्मियों का मौसम था। काका सब्जी काट रहे थे। उन्होंने अपनी आस्तीन चढ़ा रखी थी। सुगंधा ने उनके हाथ देखे। गहरे गहरे जख्मों के दाग थे उनके हाथों में। सुगंधा का दिल दहल गया। काका ने छट से अपने आस्तीन नीचे किए और सब्जी काटने लगे। सुगंधा को काका पर शक भी हुआ। शाम को 7 बजती उन्हें घर वापसी की होती। सौरभ ने मेहमानों वाला कमरा काका को देने की बात की। कभी कभार रुककर आराम कर लिया करें, लेकिन वे कभी कभी इतनी जल्दीबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। बातों बातों में उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र किया। बड़ा ख्याल रखती है मेरा, जैसे तुम सौरभ का रखती हो। ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। काका, आपको भी तो काकी का ख्याल है, तभी तो 7 बजते ही दौड़े चले जाते हैं आप। सुगंधा की बातों से उनके माथे पर शिकन आ गई। गंभीर होकर बोले,
ठीक कहती हो बिटिया, मैं थोड़ी भी देर हो जाऊं तो फिक्र करती है। पोते पोतियाँ आकर गले लग जाते हैं। घर जाते ही मेरी बहू खाना गर्म करने में लग जाती है, लेकिन एक तुम हो बिटिया, खिलाई बिना जाने ही नहीं देती। फिर रात को बेटा पैर दबाता है। रात को बसूदा दिन भर की खुसर फुसर करती है। उम्र हो गई है उसकी, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। काका मुस्कुराते हुए आंखों की नमी साफ करते हैं। सुगंधा ने कहा, काकी आपकी बहुत परवाह करती है काका, तभी तो उनका प्यार आज भी आपके लिए वैसा ही है। काका ने कहा, तुम भी वसुधा जैसी बातें करती हो। मेरी कोई बेटी होती बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। आज काका का मिजाज बिल्कुल अलग सा था। घंटों अपने परिवार के किस्से सुनाते रहे। काका अपने 10 रुपए लेकर शाम को विदा ली। सौरभ के आते ही सुगंधा ने कहा, आपको जो सही लगे वो काका को दे दिया कीजिए। पोते पोतियाँ हैं उनके, बना 10 रुपए में क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? लेकिन वे तो लेने से रहे। सौरभ ने जवाब दिया। अब तो सुगंधा ने ठान ही लिया था कि काका के आते ही पूछूंगी, आखिर 10 रुपए में होता ही क्या है। अगले रोज सुगंधा ने पूछ ही लिया। काका इस बार चुप नहीं रहे। तुम लोग मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन पति पत्नी दोनों काका के साथ उनके घर गए। तंग गलियों से होकर गुजरता रास्ता एक आखिरी मकान के पास रुका। काका ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा पहले ही खुला था। तीनों घर में दाखिल हुए। बरामदे में एक चारपाई रखी थी। सिरहाने एक मटका पड़ा हुआ था, उसके ऊपर गिलास औंधे मुँह पड़ा हुआ था। काका ने दोनों को बैठने का इशारा किया। बैठते ही दोनों की नज़र दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी, एक औरत की तस्वीर। सौरभ सुगंधा तो जैसे बुत बन चुके थे। काका तस्वीर के पास गए और बोले, देखो वसुधा, कौन आया है। बिटिया आने की जिद कर रही थी, तुम सबके बारे में पूछती। इस बार मैं इन्हें साथ ही ले आया। ये सब देखकर पति पत्नी वहीं जम से गए। काका ने जेब से पेपर में लिट्टे गजरे का गुच्छा निकाला और तस्वीर के ऊपर करीने से रखी, जैसे कोई पति अपने पत्नी के बालों में फूल सजाता हो। काका पलटकर सुगंधा के पास आए। तुम पूछती थी ना 10 रुपए में क्या होता है। वसुधा को गजरे बहुत पसंद है, इसलिए इसके लिए रोज ही ले आता हूँ। अब चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। दोनों ठिठके और काका के पीछे चल दिए। एकदम सुनसान सी रसोई, जैसे बरसों से माचिस की तीली भी न जली हो। कुल मिलाकर सिर्फ चंद बर्तन ही थे। सुगंधा ने सोचा, शायद काका का परिवार किसी हादसे का शिकार हो चुका है। इन दुखों से उबरने के लिए ये बिना पगार की नौकरी करते हैं। काका लपक कर दूसरे कमरे में गए। कमरे में कोई नहीं था। एक बिस्तरा और दीवार में टंगी एक तस्वीर, जिसमें काका के साथ 20-22 साल का मैच लड़का और 19-20 की लड़की दिख रही थी। सौरभ तस्वीर देखते ही उछल पड़ा, अरे ये तो हमारे सेठ जी हैं, नितिन जी। सुगंधा सौरभ की बात सुनकर दंग रह गई। उसने कभी सेठ जी को देखा नहीं था, सिर्फ उनके बारे में सुना करती। सौरभ ने काका की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, तो आप नितिन जी के पिता हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तो उनका नौकर हूँ। काका धम से जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। सौरभ ने उन्हें सहारा दिया। सुगंधा तो मानो पत्थर ही हो गई। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। हमेशा माँ बाप की सेवा की, बेटी की अच्छी परवरिश की खातिर मैंने और वसुधा ने अपने सुख चैन की तिलांजलि दे दी। शुरू से मैं नारायण सेठ जी के यहाँ काम करता था। पगार भी ठीक थी। सुबह 8 से रात 8 तक काम करता। नितिन छोटा था। वसुधा दिन भर अपने सास ससुर और बेटे की फरमाइशें पूरी करती। सारा दिन सर झुकाए सबकी तीमारदारी करती। मैं 9 बजे घर पहुंचता, पिताजी के पैर दबाता, माँ की शिकायतें सुनता। नितिन के जन्म के बाद उसे अच्छी शिक्षा दिलाई। बड़े होकर उसने भी नारायण सेठ के यहाँ नौकरी की। उनका दिया खाना और पुराने कपड़े पहनकर मैंने और वसुधा ने दिन काटे। नारायण सेठ की इकलौती अड़ियल औलाद थी। रूपा नाम था। घमंडी और बदतमीज। मुझे हमेशा नौकर ही बुलाया करती।
बेटे की नौकरी के बाद मैंने भी अब छुट्टी का मन बना लिया था। नारायण सेठ ने मुझे छुट्टी भी दे दी। 1-2 महीने ही बीते होंगे कि सेठ जी ने रूपा के लिए नितिन का हाथ मांगा। नितिन होशियार और नौजवान था। सेठ जी को अपनी जिद्दी और घमंडी बेटी के लिए गुलाम चाहिए था। मेरी पूरी जिंदगी तो गुलामी में बीत ही चुकी थी। रूपा अगर किसी और के घर जाती तो शायद 4 दिन न टिक पाती। सेठ जी ने नितिन को पहले ही राजी कर रखा था, क्योंकि दौलत अच्छों का दिमाग खराब कर देती है। मेरे लाख मना करने पर भी उसने रूपा से शादी की। मुझे भी उसकी ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। चंद दिन की हमारी बहू बेटे को भी साथ ले गई। वसुधा बहुत रोई, लेकिन नितिन वापस नहीं आया। माँ पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे। वसुधा ने भी जिंदगी से पीछा छुड़ा लिया। पहले तो बेटा खर्चे के लिए पैसे भिजवा देता, लेकिन धीरे धीरे सब बंद कर दिया उसने। मैंने भी किसी और के घर नौकरी कर ली। वसुधा जीवन भर मेरा इंतज़ार करती रही। जरा सी देर हो जाती तो 100 दफ़ा दरवाजे पर चक्कर काटती, और आज भी वो मेरा इंतज़ार करती है। बस बोझ तो अब सिर्फ मेरी सासू का ही रह गया है। वसुधा के जाने के बाद नितिन मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। दिन भर मैं वहाँ रहता, लेकिन शाम को वसुधा के पास आता, उसकी तस्वीर के पास। रूपा ने मुझे कभी अपने घर का सदस्य नहीं समझा। मैं हमेशा उसके लिए नौकर ही रहा। नितिन को उसने अपने एहसानों तले दबा रखा है। वो कुछ नहीं कहता। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हैं, न तमीज न लिहाज। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। रोज़ अपनी हक की कमाई के 10 रुपये लेता हूँ। वसुधा को गजरे बहुत पसंद है। बस अब ये सारी कमाई उसी की है। बेटा भी हमारे शर्म की मुझे नौकर ही बुलाता है। मुझे कोई दुख नहीं। सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत की है, फिर शर्म काहे की। आज भी मेहनत की कमाई खाता हूँ। मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। बस ऊपर वाला मुझ पर एक एहसान कर दे, ये ज़िंदगी का बोझ थोड़ा कम कर दे। काकिया की बातें सुनकर सुगंधा और सौरभ चाह कर भी आंसुओं के सैलाब को थाम ना सके। कौन से तराजू में हिसाब करता है ऊपर वाला, भगवान जाने। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। कोई ना कोई पिता ऐसी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर है। कुछ औलादें अपने माता पिता के साथ ऐसा ही कठोर बर्ताव करती हैं, लेकिन हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए, माता पिता ईश्वर के ही स्वरूप है। वो जो कर्म हम करते हैं वो सदैव लौट कर ज़रूर आता है।